8.0 प्रस्तावना। यूरोपीय संगठन के लिए आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ, जिसने पिछले 50 वर्षों में यूरोप द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविक समस्याओं अर्थात निर्बाध आक्रामक राष्ट्रवाद के खतरों से जुड़ी समस्याओं का पर्दाफाश कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पिछली शताब्दी के 2 विश्व युद्ध यूरोप की प्रमुख शक्तियों विशेषकर फ्रांस तथा जर्मनी के बीच राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की पराकाष्ठा थी। युद्ध के बाद यूरोप के चिंतकों का मानना था कि इस पुरानी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का एक ही तरीका है, परस्पर सहमति के आधार पर ऐसी एकता कायम की जाए जो यूरोप के आर्थिक तथा राजनीतिक पुनर्निर्माण में सहायता करे तथा यूरोप को विश्व स्तर पर अपना उचित स्थान दिलाने में भी सफल हो। यूरोपीय एकता आंदोलन इस आत्मविश्लेषण सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का परिणाम था, जिसने अगले 40 वर्षों में 1962 में स्थापित यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECAC से आरंभ होकर 1968 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EC से होते हुए 1991 की मैस्ट्रिक्ट संधि मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ के रूप में नया अवतार लिया। शीत युद्ध की अवधि में यूरोपीय संगठन की प्रक्रिया कंबल पश्चिमी यूरोप तक सीमित रही। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय एकता आंदोलन ने एक नए युग में प्रवेश किया है तथा यह केंद्रीय तथा पूर्वी यूरोप के देशों की तरफ अग्रसर हो रहा है। यूरोपीय संघ की वर्तमान सदस्य संख्या 27 है तथा अब इसका चरित्र पैन यूरोपियन कैरेक्टर बनता जा रहा है। यूरोपीय एकता आंदोलन के ऐतिहासिक विकास में 2 विशिष्ट उपागमों का सहारा लिया गया। एक, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग के परंपरागत दृष्टिकोण को अंतरसरकारीवाद उपागम इंटरगवर्नमेंटल अप्रोच का नाम दिया जाता है। इसमें भागीदार देश स्वयं ही सहयोग प्रक्रिया आरंभ करते हैं और यह निश्चय करते हैं कि यूरोपीय संघ द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करते एवं अपनाते हुए यह सहयोग प्रक्रिया किस सीमा तक संभव है। वह दूसरे उपागम को अधिराष्ट्रवाद सुप्रानेशनलिज्म का नाम दिया जाता है, जिसमें अधिराष्ट्रीय संगठन के सदस्य देश इस केंद्रीय संस्था को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार एवं क्षमता प्रदान करते हैं, यहां तक कि उन मामलों में भी जो परंपरागत दृष्टिकोण से राज्यों के विशेषाधिकार माने जाते हैं। वर्तमान यूरोपीय संघ में दोनों उपागमों का समावेश है, हालांकि इसके प्रमुख नीति निर्णय ढांचे का चरित्र अधिराष्ट्रीय है। यह इकाई यूरोपीय संघ के प्रमुख राज्यों की चर्चा करेगी, विशेषतः जर्मनी, फ्रांस तथा ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संगठन द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है। 8.1 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित विषयों को समझने के योग्य हो जाएंगे। यूरोपीय संघ तथा सदस्य राज्यों के बीच संबंध है। यूरोपीय संघ में जर्मनी का योगदान। यूरोपीय संघ में फ्रांस द्वारा निभाई गई भूमिका है। यूरोपीय संघ में ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की भूमिका और एक राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में यूरोपीय संघ की प्रकृति का मूल्यांकन। 8.2 राष्ट्रीय पात्र तथा यूरोपीय संगठन। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि यूरोपीय संगठन इंटीग्रेशन इन यूरोप प्रक्रिया में 2 उपागमों अंतरसरकारीवाद तथा अधिराष्ट्रवाद का समावेश है। यह सत्य है कि यूरोपीय एकता आंदोलन के लिए संवेग मोमेंटम तो 1945 के तुरंत बाद ही बनना आरंभ हो गया था। ब्रिटेन अंतरसरकारीवाद का प्रबल समर्थक था और यही एक ऐसा देश था जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को अन्य यूरोपीय देशों की तरह धक्का नहीं लगा था। अधिराष्ट्रवादी उपागम के बारे में ब्रिटेन थोड़ा शंकालु था, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में दखल देने की क्षमता थी। इसके विपरीत फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा इटली जैसे देशों का विचार था कि यूरोप की समस्या का वास्तविक हल केवल सहयोग के उग्रवादी उपागम में ही निहित है। वे यह भली भांति जानते थे कि कंबल कुछ क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा, परिवहन की संस्था का निर्माण काफी नहीं होगा। आवश्यकता एक ऐसी संस्था के निर्माण की थी जो भागीदारी राज्यों द्वारा सहमत मुद्दों पर सार्वजनिक नीतियों अपना सके और जिन्हें सदस्य राज्य अपने अपने क्षेत्राधिकार टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में लागू करने के लिए कटिबद्ध हों। परंतु जैसा बाद की चर्चाओं में स्पष्ट हुआ, अधिराष्ट्रीय सहयोग के कई समर्थक भी संवेदनशील उच्चतर राजनीतिक क्षेत्रों सेंसिटिव हाई पॉलिटिकल एरियाज जैसे विदेशी मामले एवं सुरक्षा, न्याय एवं घरेलू मामले, आप्रवासी तथा अन्य सामाजिक आर्थिक मामलों को राष्ट्रीय क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हस्तांतरित नहीं करना चाहते थे। इसका उदाहरण यूरोपीय संघ की विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं की रचना है, जिन्हें निर्णय लेने की स्वायत्तता तो प्रदान की गई है, परंतु 2 महत्वपूर्ण अंतरसरकारी क्षेत्र साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी CFSP और न्याय एवं घरेलू मामले जस्टिस एंड होम अफेयर्स इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए। यूरोपीय संघ की निर्णय निर्माण प्रक्रिया का मूल आधार यह है कि विभिन्न सदस्य राज्यों के राष्ट्रीय हित सांडो समुदाय के निर्माण तथा स्पष्टीकरण द्वारा बेहतर सुरक्षित हो सकते हैं, जो साझी संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णयों तथा सदस्य राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाने की प्रक्रिया में परिलक्षित होते हैं। अधिराष्ट्रीय चरित्र होने के बावजूद यूरोपीय संघ के निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विकास इस तरह से हुआ है जिसमें प्रत्येक राज्य समुदाय द्वारा निर्मित नीतियों तथा कानूनों के निर्माण में उचित भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। यही कारण था कि समुदाय की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मंत्री परिषद को केंद्रीय भूमिका दी गई। यह ऐसा मंच है जिसमें सभी सदस्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति होती है तथा उन्हें साझी नीतियों में परिवर्तित करने का यत्न किया जाता है।
रोम की संधि में निर्णय निर्माण प्रक्रिया बहुमत के नियमों पर आधारित होने के बावजूद समुदाय की कार्यप्रणाली इस आधार पर चल रही है कि जहां किसी देश के आवश्यक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का प्रश्न हो, यहां निर्णय निर्माण प्रक्रिया में बीलापन दिखाया जाए तथा आवश्यकता पड़े तो समझौता भी कर लिया जाए। परंतु जब एक बार निर्णय ले लिया जाता है तो सभी सदस्य राज्य उसे लागू करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। उन्हें लागू न करने से वह देश यूरोपीय आयोग द्वारा निंदा का पात्र बन सकता है तथा संधि के उल्लंघन के नाम पर उसे यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जाया जाता है। अपने 50 सालों के अस्तित्व के बावजूद सदस्य राज्यों द्वारा यूरोपीय संघ को नियंत्रित करने की भूमिका तथा संगठन को आगे बढ़ाने की क्रिया अभी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया के समय मंत्रिपरिषद में राष्ट्रीय मंत्रियों की विशिष्ट भूमिका इस बात का आश्वासन है कि यूरोपीय संघ की निर्णय प्रणाली को सदस्य राज्य सफलतापूर्वक नियंत्रित करने की योग्यता रखते हैं। इसके विपरीत कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मंत्रिपरिषद में समिति व्यवस्था ने अपना एक विशिष्ट चरित्र, गतिशीलता तथा शक्ति प्राप्त कर ली है, जिसने की निर्णय प्रक्रिया तथा निष्कर्षों पर सरकारों के पदाधिकारियों का नियंत्रण कमजोर कर दिया है। इनका विचार है कि मंत्रिपरिषद की समितियों अपने राज्यों के विशिष्ट पदाधिकारियों की इच्छा का अनुसरण नहीं करती। अंततोगत्या यूरोपीय संघ के नीति निर्माण के जटिल तथा बहुस्तरीय रचनातंत्र का समुदाय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों पर राष्ट्रीय प्रभाव किस सीमा तक होता है, इसका आकलन करना काफी मुश्किल है। यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि विचाराधीन मुद्दे तथा नीतियों क्या हैं, किस राज्य विशेष के राष्ट्रीय हित तथा कटिबद्धताएं क्या है। परिणामस्वरूप समुदाय की नीति निर्माण प्रक्रिया में लंबी चलने वाली बहरों, समझौते, लेने देन आदि आम बातें हैं। 8.3 जर्मनी तथा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संगठन प्रक्रिया में जर्मनी एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण देश रहा है। युद्धोपरांत यूरोपीय एकीकरण आंदोलन को निश्चित आकार देने में यह फ्रांस का मुख्य सहयोगी रहा। इसके साथ साथ पिछले 50 सालों में जर्मनी में हुए गहन परिवर्तनों, विशेषतः 1990 के एकीकरण ने इसकी प्राथमिकताओं को, विशेषतः घरेलू चुनौतियों ने अत्यधिक प्रभावित किया है, जो यूरोपीय संदर्भ में एक क्रांतिकारी पहल की मांग कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 राज्यों में बैठ गया, जर्मन संघीय गणराज्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी FRG अर्थात पश्चिमी जर्मनी तथा जर्मनी प्रजातांत्रिक गणराज्य जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक GDR अर्थात पूर्वी जर्मनी। जर्मन संघीय गणराज्य यूरोपीय समुदाय के मूल सदस्यों में से था तथा यह यूरोपीय संगठन का निरंतर समर्थक रहा है, इसके बावजूद भी कि यह यूरोपीय समुदाय यूरोपियन कम्युनिटी EC के बजट का सबसे बड़ा अंशदाता था, जिसके फलस्वरूप इसे यूरोप का भुगतानकर्ता, यूरोप स्पेमास्टर भी कहा जाता था। 1990 में एकीकरण के बाद जनसंख्या तथा आर्थिक शक्ति दोनों आधारों पर जर्मनी यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा अंशदाता बन गया है। जर्मन अर्थव्यवस्था यूरोप की सबसे बड़ी तथा विश्व स्तर पर तीसरे स्थान की अर्थव्यवस्था है। 3.1 जर्मन अस्मिता तथा यूरोपीय संघ। द्वितीय विश्व युद्ध में हार तथा विभाजन के बाद पश्चिमी जर्मनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय अस्मिता, नेशनल आइडेंटिटी को पुनः स्थापित करना था। पूर्वी जर्मनी के सोवियत रूस के खेमे में शामिल होने से इसकी आवश्यकता और अधिक बढ़ गई। पश्चिमी जर्मनी राज्य की भावी रूपरेखा पर होने वाली राष्ट्रीय बटा स्थानीय चर्चाओं में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD पूर्वी जर्मनी के साथ एकीकरण तथा बाद में एक तटस्थ राज्य का निर्माण करने के पक्ष में थी। इसके विपरीत कोनरड एडेनॉयर की अध्यक्षता में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक संघ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU ने इस दृष्टिकोण को रह कर दिया तथा जर्मनी को पश्चिमी खेमे में सम्मिलित कर दिया। क्योंकि युद्धोपरांत वर्षों में जर्मन राजनीति पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक संघ और विशेषकर एडनार का बोलबाला था, आख पश्चिमी जर्मनी की जो अस्मिता उमर कर आई, जिसमें जर्मन इतिहास की सर्वोत्तम विरासतें भी निहित थी, यह थी पश्चिमी जर्मनी पश्चिमी सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित राज्यों का अभिन्न अंग है तथा जर्मन संघीय गणराज्य अमेरिका का निष्ठावान तथा भरोसेमंद मित्र है। पश्चिमी जर्मनी की यह पश्चिमोन्मुखी प्रवृत्ति 1950 के दशक में फ्रांस द्वारा आरंभ की गई यूरोपीय संगठन की पहल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में परिलक्षित हुई। पश्चिमी जर्मनी के अधिकतर मतदाताओं ने भी इस अस्मिता को स्वीकार कर लिया। यह अस्मिता राष्ट्रीय अस्मिता बन गई, जिसे धीरे धीरे सभी दलों ने अपना लिया, विशेषतः सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी, जिसे यह आध्यासन देना पड़ा कि यदि वे सरकार बनाती है तो पूर्वी जर्मनी के साथ संबंध सुधारने के प्रत्ययों के बावजूद उन्हें पश्चिमी खेमे के प्रति कटिबद्धता निभानी पड़ेगी, ताकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के दृष्टिकोण में किसी तरह की तटस्थता, न्यूट्रलिस्ट टेंडेंसीज दिखाई न देने लगे। 1950 तथा 1900 के दशकों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक संघ ने ऐसी सरकारों की अध्यक्षता की जिसे जर्मनी का आर्थिक चमत्कार, इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता है। इस अवधि में जर्मनी के सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में औसतन 7.9% की दर से बढ़ोतरी हुई, जबकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के देशों में औसतन वृद्धि 6.5% थी। इस आर्थिक सफलता का श्रेय क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक संघ के नेताओं द्वारा अपनाए गए मुक्त व्यापार तथा मुक्त बाजार के नियमों के प्रति कटिबद्धता को दिया गया। तथापि यह मुक्त व्यापार प्रवृत्ति द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की परंपरागत सांस्कृतिक विरासतों को अपनाने में भी प्रतिबिंबित हुई।
मूलतः इसका अर्थ था सामाजिक भाईचारा तथा सामुदायिक भावना के प्रति कटिबद्धता था, जिसने जर्मन पूंजीवाद को विशिष्ट पहचान दी, जिसे राइन पूंजीवाद, राइन कैपिटलिज्म का नाम दिया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं प्रबंधन तथा मजदूरों के बीच सहयोग, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार की गारंटी के उच्च स्तर तथा स्थानीय निकायों के अस्तित्व के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा थी। जर्मन पूंजीवाद की ये विशेषताएं 1980 तथा 90 के दशकों में अमेरिका तथा ब्रिटेन में प्रचलित एंग्लो-सैक्सन पूंजीवाद से अत्यधिक भिन्न थी, जो सामाजिक सुरक्षा तथा सहयोग के स्तर को कम महत्व देती है तथा बाजार अर्थव्यवस्था पर अधिक बल देती है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक संघ (CDL) तथा कोनराड एडेनॉयर के पश्चिमोन्मुखी दृष्टिकोण प्रो-वेस्ट आइडेंटिटी ने जर्मन जनमत पर गहरा प्रभाव डाला और वह युद्धोपरांत यूरोपीय संगठन का प्रबल समर्थक रहा। इस संगठन प्रक्रिया में जर्मन सरकारों को कई बार ऐसी रियायतें देने तथा समझौते करने पर मजबूर होना पड़ा जो जनमत को स्वीकार्य नहीं थे, परंतु सरकार ने इस वृहद उद्देश्य के संदर्भ में यह आध्यासन देकर कि यूरोपीय संगठन के लिए ऐसी रियायतें जरूरी हैं, अंततोगत्या सार्वजनिक सहमति प्राप्त कर ली। 3.2 जर्मनी के सतत समस्याएं। संगठन के प्रति जनसमर्थन मैस्ट्रिक्ट संधि (मास्ट्रिक्ट ट्रीटी) (TEU) से पूर्व काफी सकारात्मक था, परंतु बाद में यह उत्साह ठंडा पड़ गया। इस परिवर्तन में योगदान देने वाले कारणों में प्रमुख मैस्ट्रिक्ट संधि के प्रावधानों के अनुसार जर्मन मुद्रा ड्यूशमार्क को त्यागना तथा एकल यूरोपीय मुद्रा सिंगल यूरोपियन करेंसी यूरो को अपनाना था। वास्तव में ड्यूशमार्क यूरोप तथा समूचे संसार में युद्धोपरांत जर्मनी के पुनः निर्माण तथा आर्थिक सफलता का प्रतीक था। जनमत की राय थी कि एकल मुद्रा ड्यूशमार्क के मुकाबले कम स्थायी होगी। यूरोपीय संगठन के लिए सार्वजनिक समर्थन में गिरावट का एक अन्य कारण एकल बाजार कार्यक्रम को अपनाने के बाद जर्मनी की कुछ एक प्रतिष्ठित तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाओं पर ब्रसेल्स द्वारा प्रहार किया जा रहा है। यह बात उन क्षेत्रों में कई प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं आरंभ करने में अभिव्यक्त हुई जो जर्मनी के लिए काफी संवेदनशील थी। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यूरोपीय संगठन के प्रति जर्मन दृष्टिकोण युद्धोपरांत पश्चिमोन्मुखी प्रवृत्ति से अत्यधिक प्रभावित था। इसका एक महत्वपूर्ण आधार जर्मनी की फ्रांस के साथ साझेदारी थी। कभी कभार नीति भिन्नता के बावजूद साझी कार्यनीतियों को आकार देने तथा परस्पर साझे हितों को मान्यता देने में फ्रांस तथा जर्मनी ने ही समुदाय की प्रारंभिक आर्थिक और राजनीतिक दिशा निर्धारित की। संगठन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पहल के लिए यह आवश्यक पूर्वापेक्षा बन गई। एथनॉर के लिए फ्रेंच जर्मन साझेदारी एक सुरक्षित यूरोप की आधारशिला थी, परंतु उसकी यह भी इच्छा थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसकी मित्रता भी बरकरार रहे, क्योंकि उसका मानना था कि ये दोनों संबंध परस्पर अपवर्जक नहीं हैं। कुछ सालों में इस मैत्री ने कई प्रकार की नीतियों तथा पहल को जन्म दिया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपक्रम थे तकनीकी क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम जिसमें शस्त्र सहयोग भी शामिल था, राजनीतिक एवं नीति कार्यक्रम जैसे 1979 में यूरोपीय मौद्रिक व्यवस्था यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम (EMS) लागू करना, 1985 में मिलान में समुदाय को दोबारा शुरू करने की संयुक्त पहल तथा मैस्ट्रिक्ट शिखर सम्मेलन जिसका चरम बिंदु एकल यूरोपीय अधिनियम 1986 था, जिस पर 1991 में हस्ताक्षर हुए। तथापि दोनों देशों में यह मैत्री महत्वपूर्ण होने के बावजूद हाल ही के वर्षों में इनके बीच बढ़ते हुए तनाव भी देखने को मिले हैं। जहां जर्मनी एक परिवर्धित तथा गहन संगठन का समर्थक रहा है, वहीं फ्रांस यूरोपीय संघ के अंतर्गत रक्षा प्रबंधों का विकास करने के प्रति शंकालु रहा है। जब 1989 में जर्मनी के पुनः एकीकरण रीयूनिफिकेशन का मुद्दा यूरोप के मानचित्र पर उभरने लगा, तो फ्रांस की प्रारंभिक प्रतिक्रिया काफी सतर्क तथा इसके संभावित निहितार्थों के प्रति संदेहास्पद थी। पुनः एकीकरण तथा 1991 की गैस्ट्रिक संधि जर्मनी के दृष्टिकोण से यूरोप के वृहद संगठन के विकास में मील के पत्थर थे। पुनः एकीकरण ने जर्मनी की घरेलू समस्याओं में अत्यधिक वृद्धि कर दी, क्योंकि इसके पूर्वी भाग के जर्जर मूल ढांचों का विकास करने के लिए पश्चिमी भाग पर कर का बोझ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ शेष यूरोप, विशेषतः फ्रांस, को डर था कि एकीकृत जर्मनी को अब यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम हो सकती है। उधर मैस्ट्रिक्ट की संधि के अनुमोदन ने जर्मन सरकार के लिए एक अन्य समस्या पैदा कर दी। जर्मनी की अधिकतर जनता मौद्रिक संघ (मॉनेटरी यूनियन), जो मैस्ट्रिक्ट संधि का भाग थी, के खिलाफ थी। एकीकरण से पूर्व पूर्वी जर्मनी के साथ मौद्रिक संघ का उच्चतर कर तथा उच्चतर ब्याज के परिणामों का अनुभव जर्मनी की जनता के मन में अभी भी ताजा था। ऐसी शंका जताई जा रही थी कि यूरोप की अन्य मुद्राओं के साथ एकीकरण के प्रयोग का जर्मन अर्थव्यवस्था, विशेषकर रोजगार पर इसका संभावित प्रभाव भी कहीं वैसा ही न हो। 3.3 यूरोपीय संघ को सशक्त करना। जर्मनी की जनता में अलोकप्रिय होने के बावजूद हेलमट कोल की सरकार यूरोपीय मौद्रिक संघ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन (EMU) को समर्थन देती रही। विडंबना यह थी कि घरेलू विरोध के बावजूद यूरोपीय संघ के स्तर होने वाले समझौतों ने कोल के हाथ इतने मजबूत कर दिए कि वह यूरोपीय मौद्रिक संघ से संबंधित सभी विवरणों पर जर्मनी की बात मनवाने में सफल रहा। यूरोपीय संघ के पूर्वी दिशा में प्रसार करने के सवाल पर भी कोल की बात मान ली गई। जर्मनी के लिए यह प्रसार अनिवार्यतः सुरक्षा का प्रश्न था। पुनः एकीकरण ने जर्मनी को एक बार फिर केंद्रीय यूरोपीय राज्य बना दिया था, जिसकी सीमाएं पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ जाकर मिल गई थी।
क्योंकि किसी भी तरह की क्षेत्रीय अस्थिरता जर्मनी को प्रतिकूल प्रभावित रूप से कर सकती थी। जर्मनी के सीमावर्ती देशों की यूरोपीय संघ की सदस्यता जर्मनी की स्थिरता की गारंटी मानी गई। ऐसे प्रसार से जर्मनी को आर्थिक लाभ होने की भी आशा थी, क्योंकि जर्मन कंपनियों तथा बैंक उन क्षेत्रों में प्रमुख निवेशकों की परंपरागत भूमिका दोबारा आरंभ कर सकते थे। यूरोपीय मौद्रिक संघ के समझौतों में कोल की सफलता तथा यूरोपीय संघ योजना का पूर्व यूरोप की दिशा में प्रसार, इन दो घटनाओं ने कोल को यूरोप का शक्तिशाली नेता बना दिया। तथापि बढ़ती बेकारी और नगण्य आर्थिक वृद्धि ने जर्मन अर्थव्यवस्था में संकट पैदा कर दिया। सितंबर 1998 में गरहार्ड स्क्रोडर के नेतृत्व में सोशल डेमोक्रेटिक संघ सत्ता में आ गई, जिसने जर्मनी की आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत की। इसमें समकालीन ग्लोबल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुरूप जर्मनी का आधुनिकीकरण प्रमुख था। इसके लिए आर्थिक सुधारों के ऐसे कार्यक्रम की परिकल्पना की गई जिसमें उम्बतर कर का बोझा न हो, जो कर कम करे तथा राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक व्यय का अनुपात स्वीकार्य सीमाओं के अंदर ही रहे। यह दृष्टिकोण जर्मनी द्वारा पिछले 50 सालों में अपनाई गई नीति से उल्टा था। एक सदस्य राज्य के रूप में जर्मनी यूरोपीय संगठन का सबसे शक्तिशाली समर्थक रहा है। पश्चिमी जर्मनी के नेताओं का मानना था कि जर्मनी का सफल पुनर्निर्माण तथा यूरोप की सुरक्षा इसके यूरोपीय आंदोलन में भागीदारी के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तथापि मुन एकीकरण तथा जर्मनी की समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था के आधुनिक ग्लोबल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल के विरोधाभासों ने कई तरह के सामाजिक एवं राजनीतिक असंतोष पैदा कर दिए हैं। वर्तमान जर्मन सरकार इस बात से इनकार नहीं करती कि उनकी समस्याओं के लिए यूरोपीय संघ काफी हद तक जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप जर्मनी के अंदर यूरोपीय संघ की लोकप्रियता विशेषतः मैस्ट्रिक्ट संधि के समझौते के बाद काफी कम हो गई है। 8.4 फ्रांस तथा यूरोपीय संघ। यूरोप में संगठन एकीकरण प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाने वालों में फ्रांस का योगदान महत्वपूर्ण है। जैसे कि पिछले पृष्ठों में चर्चा की जा चुकी है, पिछले 200 सालों के यूरोपीय इतिहास में कलह तथा फूट का सबसे बड़ा कारण फ्रांस तथा जर्मनी की प्रतिस्पर्धा थी। यूरोपीय सहयोग के लिए फ्रांस की तीव्र इच्छा के पीछे युद्ध के बाद पुनः उभरते हुए जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षा की भावना प्रमुख थी। फ्रांस की जर्मनी से सुरक्षा तथा युद्ध विध्वंस यूरोप के नवनिर्माण में जर्मनी के सामान्य पुनर्निर्माण तथा सहयोग के ढांचों में बांधना कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने फ्रांस को विशिष्ट तथा जनसाधारण दोनों स्तरों पर युद्धोपरांत संगठन एकीकरण की प्रक्रिया के साथ जोड़े रखा। 4.1 फ्रांस द्वारा पहल। द्वितीय विश्व युद्ध फ्रांस के लिए बहुत ही कटु अनुभव था, परंतु फिर भी यह जर्मनी की तरह अत्यधिक अभिभूत नहीं हुआ। फ्रांस की हार तथा फ्रांस की भूमि पर जर्मन कब्जा फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव को जबरदस्त धक्का था, जिसने युद्धोपरांत वर्षों में नाजी सेना का विरोध करने वाले तथा उनके साथ सहयोग करने वाले दो गुटों के बीच आंतरिक विवाद पैदा कर दिया। युद्ध के बाद 13 साल तक फ्रांस की राजनीति इस वैचारिक विभाजन तथा अत्यधिक विखंडन का शिकार रही। फ्रांस को एक स्थायी तथा शक्तिशाली नेतृत्व जनरल चार्ल्स डी गॉल के रूप में मिला, जिसने 1958 में नए संविधान के अंतर्गत सत्ता संभाली। डी गाल ने फ्रांस को एक ऐसी अस्मिता तथा दिशानिर्देश दिया जिसने देश पर अमिट छाप छोड़ी तथा उसके बाद आने वाली सरकारें जिसका अनुसरण करती रहीं। यूरोपीय समुदाय में फ्रांस को प्रमुख सत्ता के रूप में स्थान दिलाने का श्रेय भी डी गाल को ही जाता है, हालांकि यह अपने चौथे गणराज्य के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा आरंभ किए गए आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी चलाता रहा। समकालीन यूरोप तथा विश्व के प्रति फ्रांस के दृष्टिकोण का निर्माण करने में जो तथ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है, यह है राष्ट्रवाद। आधुनिक युग में फ्रांस उन कुछ गिने चुने देशों में से था जिसमें राष्ट्र तथा राज्य दोनों का समावेश था तथा यह यूरोप के अन्य प्रमुख राष्ट्रों विशेषतः जर्मनी और ब्रिटेन के संदर्भ में अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति अति संवेदनशील रहा है। डी गाल जैसे फ्रांस के नेताओं की इच्छा थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुई बदनामी के बावजूद यूरोपीय तथा विश्व स्तर पर फ्रांस एक बार फिर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आरंभ करे। साथ ही यह इस बारे में भी पूरी तरह सतर्क था कि किसी भी कीमत पर भावी युद्ध को रोका जाना चाहिए। यूरोप तथा फ्रांस के आर्थिक पुनर्वास के लिए जर्मनी के साथ सुलह इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा थी। संगठन के प्रश्न पर फ्रांस का जनमत सामान्यतया सकारात्मक था तथा यह विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सुझाए गए विचारों तथा दिशा निर्देशों का अनुसरण करता रहा। तथापि यह मुद्दा पूर्ण रूप से विवादहीन नहीं था। फ्रांस के साम्यवादियों ने संगठन प्रक्रिया में पूंजीवादी षड्यंत्र देखा। हालांकि समाजवादी तथा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक संघ ने संगठन का समर्थन किया तथा मतदाताओं ने इनके नेतृत्व का अनुसरण भी किया। काफी सालों तक यूरोपीय संगठन के लिए समर्थन प्रायः सकारात्मक रहा, हालांकि परिस्थिति विशेष में इसके प्रतिशत में उतार चढ़ाव आता रहा। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में यह समर्थन न्यूनतम था जब यूरोपीय संघ की मंत्री परिषद की शक्तियों को लेकर डी गाल का फ्रांस के साझेदारों के साथ दागड़ा हो गया तथा फ्रांस ने 9 महीने तक यूरोपीय समुदाय की संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया। इसके विपरीत 1970 में यह समर्थन अपने चरम बिंदु पर था जब यूरोपीय समुदाय की गतिविधियों में फ्रांस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। यूरोपीय संघ की संस्थाओं, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के निर्माण में फ्रांस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न फ्रेंच सरकारों का एक ही उद्देश्य रहा कि यूरोपीय नीतियों तथा संस्थाओं का विकास फ्रांस की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।
इस संदर्भ में फ्रांस का योगदान आसानी से पहचाना जा सकता है। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय का नाम फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट शमन के नाम पर रखा गया, जबकि इसकी योजना अप्रैल 1951 में जीन मोनेट ने बनाई थी। रोम की संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय के निर्माण में भी फ्रांस की पहल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रथम प्रसार का निर्णय भी 1969 में फ्रांस के राष्ट्रपति जॉर्ज पोम्पेड्यू बूर्जेस पोम्पेडो की अध्यक्षता में हुए हेग सम्मेलन में लिया गया। 1978 में फ्रांस के राष्ट्रपति जिस्कार्ड d'Estaing ने यूरोपीय समुदाय के अध्यक्ष रॉय जेंकिंस तथा जर्मन चांसलर हेलमट श्मिट के साथ मिलकर यूरोपीय मौद्रिक व्यवस्था की स्थापना की। फ्रांस के राष्ट्रपति मित्रों ने उस समय के यूरोपीय समुदाय के अध्यक्ष जैकीस डिलियस, जो स्वयं फ्रेंच थे, के साथ मिलकर एकल यूरोपीय अधिनियम तथा यूरोपीय संघ संधि को आकार देने तथा आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि फ्रांस की उपरोक्त उपलब्धियों थी तो साथ ही कुछ असफलताएं भी देखने को मिली। 1954 में यूरोप के लिए साझी विदेश तथा रक्षा नीति के निर्माण के लिए यूरोपीय रक्षा समुदाय यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी (EDC) का प्रस्ताव असफल हो गया। इसी तरह 1962 में डी गाल का विदेश नीति समन्वय प्रस्ताव भी सफल नहीं हो सका। डी गाल ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का और अधिक प्रसार करके ब्रिटेन के समुदाय में प्रवेश पर 1960 में 2 बार वीटो कर दिया। इसी तरह पोम्पेड्यू तथा d'Estaing की सरकारें यूरोपीय समुदाय के निर्देशों को फंद कानूनों में परिवर्तित करने तथा यूरोपीय न्यायालय यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ECJ) के फैसलों को लागू करने में ढीलापन दिखाती रहीं। यहां तक कि 1980 में प्रतिस्पर्धा की नीति को लेकर भी फ्रांस ने विवाद खड़ा कर दिया, जिसके चलते यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जैकीस डिलियस को त्यागपत्र देने की धमकी देनी पड़ी। 4.2 यूरोपीय संघ में फ्रांस की भूमिका। यूरोपीय संगठन एकीकरण के संदर्भ में फ्रांस की भूमिका मिली जुली रही है। जहां कुछ केंद्र नेताओं ने यूरोपीय संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं तथा नीतियों के विकास में सकारात्मक योगदान दिया, वहां कुछ अन्य ने इसमें कई तरह की समस्याएं तथा अड़चनें पैदा की। इस विडंबना का आधार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस के उद्देश्य थे, जिनमें एक तरफ फ्रांस यूरोप तथा विश्व स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था, वहां दूसरी तरफ यूरोप के सहयोगी बांचे, जिसमें छोटे बड़े सभी पड़ोसी राज्य शामिल थे, के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को भी पूरा करना चाहता था। आग्रही राष्ट्रवाद के इस दृष्टिकोण तथा धीरे धीरे राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर सीमाएं लगाने के यूरोपीय समुदाय के दृष्टिकोण में तालमेल बिठाना इतना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए डी गाल जहां यूरोपीय समुदाय के आर्थिक पक्ष में फ्रांस की भागीदारी के लिए उत्सुक थे, वहां उन्होंने संगठन के राजनीति परिणामों का विरोध किया। जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, यूरोपीय संघ का नीति निर्माण ढांचा अधिराष्ट्रीय तथा अंतरसरकारी तत्वों का जटिल मिश्रण है, जो सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय नीति तथा नीति निर्माण पर विविध प्रभाव डालता है। प्रतिस्पर्धा नीति, एकल बाजार विधि तथा औद्योगिक नीति के क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय कानूनों को यूरोपीय संघ के नियंत्रक ढांचे के अनुसार बनाना होता है, वहीं विदेशी मामले, सुरक्षा नीति एवं ऐसे अन्य मामलों में यूरोपीय संघ का ढांचा अंतरसरकारी है। नीति निर्माण संबंधी मामलों में फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय नीति निर्माताओं में काफी वाद विवाद, समझौते तथा सहयोग देखने को मिलता है। अंतिम नीतियां यूरोपीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय हितों का सम्मिश्रण होती है। 1960 तथा 1970 के दशकों में यूरोपीय संघ की आरंभिक अवस्था में फ्रांस ने इसे प्रभावशाली नेतृत्व एवं योगदान प्रदान किया। इससे फ्रांस को अपने राष्ट्रीय उद्देश्य जैसे औद्योगिक आधुनिकीकरण तथा यूरोपीय संघ ढांचे के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का वैज्ञानिक संगठन को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिला। परंतु धीरे धीरे यूरोपीय संघ के आकार तथा कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से संस्थागत तथा नीति निर्माण का एक ऐसा ढांचा विकसित होने लगा, जिसमें किसी एक देश विशेष का प्रभाव तथा नियंत्रण ढीला पड़ने लगा। परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ के कार्यक्रमों को अपने हितों के अनुकूल ढालने में फ्रांस की सरकार को कठिनाई होने लगी। यूरोपीय संगठन के लिए फ्रांस के जोश में कमी का उदाहरण मैस्ट्रिक्ट संधि पर हुए फ्रांस के जनमत संग्रह में देखने को मिला, जो केवल 51-49 के अनुपात में स्वीकृत हुआ। फ्रांस की जनता को आशंका थी कि संगठन के परिणामस्वरूप घरेलू स्तर पर बेकारी दर में वृद्धि होगी तथा यह सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं को भी अपेक्षाकृत कमजोर करेगी। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के सुरक्षित क्षेत्रों को बाजार अर्थव्यवस्था के लिए खोल देने से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को भी शंका के दृष्टिकोण से देखा गया। इन्हें फ्रांस की परंपरागत जीवन शैली में ब्रसेल्स का अनावश्यक हस्तक्षेप माना गया। यूरोपीय संघ के इन प्रतिकूल परिणामों की आशंका ने आम लोगों को इसमें रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। कई विषयों पर फ्रांस तथा यूरोपीय संघ में मतभेद था तथा फ्रांस की कई सरकारों को अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा। पूंजीवाद के वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्र राज्यों की प्रभुसत्ता में कमी का मुद्दा प्रस्तावित यूरोपीय संघ सांविधानिक संधि पर जनमत संग्रह के समय काफी मुखर होकर सामने आया। इस संधि का उद्देश्य पुरानी 4 मूल संधियों को एक नए एकल, संक्षिप्त तथा सरल प्रापत्र में परिवर्तित करना था। मई 2005 में हुए जनमत संग्रह में फ्रांस की जनता ने इस यूरोपीय संघ सांविधानिक संधि को 56-45 के अनुपात से रहकर दिया। फ्रांस के साथ साथ नीदरलैंड जून 2005 के नकारात्मक निर्णय ने संधि और यूरोपीय संगठन के भावी आकार को थोड़ा अस्तव्यस्त कर दिया।
मई 2005 के जनमत संग्रह में फ्रांस का फैसला काफी विचित्र है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि फ्रांस तथा यूरोपीय संघ का सहयोग 1950 तथा 1960 के दशकों से कितना दूर जा चुका है। वर्तमान आर्थिक संकट, विशेषतः बेकारी की बढ़ती दर के संदर्भ में यूरोपीय समुदाय यूरोपीय संघ के क्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा पूंजीवाद के वैश्वीकरण के बीच संतुलन लाना फ्रांस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसका हल ही बहुत हद तक 21वीं शताब्दी में यूरोपीय संघ के संगठन एकीकरण का आकार निश्चित करेगा। 8.5 ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संगठन आंदोलन के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण एवं सहभागिता का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अमेरिका तथा रूस, जो जर्मनी तथा जापान को हराने वाले देश थे, की तरह स्वयं को एक विश्व शक्ति, ग्लोबल पावर मानते हुए ब्रिटेन ने अपनी विदेश नीति के संदर्भ में यूरोप को विश्व के 3 प्रभावी परिमंडल क्षेत्रों में से एक माना है। इस व्यवस्था के 2 अन्य तथा यूरोप से उच्च प्रभावी परिमंडल सर्कल्स, अमेरिका के साथ विशेष रिश्ता तथा उत्तर साम्राज्यवादी काल में राष्ट्रमंडल देशों का उभरता समूह थे। इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप के गहरे मतभेदों में सामंजस्य लाने के लिए जब यूरोपीय एकता का नया तथा अनोखा आंदोलन आरंभ हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति 1952 में यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय तथा 1958 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय में हुई, तो ब्रिटेन की विभिन्न सरकारों, लेबर तथा कंजर्वेटिव दोनों ने इसके साथ जुड़ने से इनकार कर दिया। लंदन ने इसे पश्चिमी यूरोप का अधिराष्ट्रीय संगठन प्रयोग, सुपरनेशनल इंटीग्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन वेस्टर्न यूरोप की संज्ञा दी। उस समय ब्रिटेन की नीति इसका समर्थन करने परंतु इससे दूर तथा अलग रहने की थी। ब्रिटेन की रुचि मुख्यतः परंपरागत अंतर सरकारी संस्थाओं में भाग लेने तथा उन्हें सही आकार देने में थी, जैसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जो अनिवार्यतः यूरोपीय न होकर पराटलांटिक ट्रांसअटलांटिक थी। तथापि उपरोक्त 3 परिमंडलों, संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रमंडल तथा यूरोप में अलग अलग स्वायत्त भूमिका निभाने के लिए ब्रिटेन के उद्देश्य 1950 के अंतिम वर्षों में चकनाचूर हो गए। 1958 के स्वेज नहर के संकट ने विश्व स्तर पर ब्रिटेन के सैनिक तथा राजनीतिक प्रभाव के पतन को उजागर कर दिया। दूसरी तरफ इसी अवधि में ब्रिटिश व्यापार का राष्ट्रमंडल देशों से यूरोप की तरफ रुख ने उत्तर साम्राज्यवादी प्राथमिकताओं के घटते महत्व को स्पष्ट कर दिया, जो दशकों से चली आ रही ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय वरीयताओं का आधार थी। 5.1 ब्रिटेन के दृष्टिकोण में परिवर्तन। अपनी मनमर्जी करते हुए विश्व स्तर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नगण्य शक्ति बन जाने के डर से तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कस्टम यूनियन के साझे विदेश मुल्क के परिणामस्वरूप यूरोप के साथ विदेश व्यापार, जिस पर इंग्लैंड का आर्थिक अस्तित्व निर्भर था, खोए जाने के डर से ब्रिटेन ने अपनी कार्यनीति में उग्रवादी परिवर्तन किया तथा 1961 में यूरोपीय समुदाय की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र दिया। परंतु यूरोपीय समुदाय की सदस्यता प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन के अमेरिका के साथ शक्तिशाली राजनीतिक तथा सैनिक, विशेषतः आणविक संबंधों ने ठिगाल जैसे अत्यधिक राष्ट्रवादी तथा अमेरिका विरोधी नेताओं को ब्रिटेन की यूरोप के प्रति नेकनीयता के बारे में शंकालु बना दिया था। ब्रिटेन की सदस्यता पर फ्रांस द्वारा 2 बार वीटो का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप ब्रिटेन को 12 साल तक इंतजार करना पड़ा। 1969 में डिगाल के फ्रांस के राजनीतिक मंच से विदा लेने के बाद ही फ्रांस ने अपना वीटो वापस लिया। इसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 6 सदस्यों तथा ब्रिटेन में चली लंबी वार्ताओं तथा समझौतों के परिणामस्वरूप जनवरी 1973 में ब्रिटेन यूरोपीय समुदाय का सदस्य बन सका। यूरोपीय समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने के पीछे ब्रिटेन के उद्देश्य आर्थिक तथा राजनीतिक थे। ब्रिटेन का आर्थिक निष्पादन विशेषतः 1960 तथा 1960 के दशकों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों की तुलना में काफी नकारात्मक था। ब्रिटेन के लिए सबसे उत्साहवर्धक तथ्य यह था कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों के आर्थिक विकास की दर समुदाय के निर्माण के बाद काफी अधिक बढ़ गई। ब्रिटिश नेताओं का मानना था कि आर्थिक स्तर पर विकास की कम दर में वृद्धि लाने तथा औद्योगिक स्थिरता प्राप्त करने का सबसे बढ़िया इलाज यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बनना है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ऐसी आशा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूरोप की संगठित टीम के साथ रहकर ब्रिटेन अपनी आवाज बेहतर बुलंद कर सकता है तथा अपेक्षाकृत लाभदायक भूमिका निभा सकता है। एक ऐसा विश्व जिसमें 2 महाशक्तियां तथा अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर जापान तथा चीन हावी है, यूरोप के विभिन्न देशों, जो क्षेत्रफल में छोटे हैं तथा जहां प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, की गिनती केवल संयुक्त यूरोपीय इकाई के रूप में ही हो सकती है। वास्तविक स्तर पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के माध्यम से ब्रिटेन की तुरंत आर्थिक लाभ की आशा पूरी नहीं हो सकी। दुर्भाग्य से 1973 का समय, जब ब्रिटेन ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश किया, यूरोप के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे नकारात्मक काल था। 1973 के तेल संकट ने पश्चिमी देशों की सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को बाराशाही कर दिया और वे आर्थिक मंदी के दौर में बली गई। ये सभी असाधारण विकास दरें, जिन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मूल सदस्य देशों के लिए 1960 के दशक में अभूतपूर्व समृद्धि का दौर पैदा किया था, ब्रिटेन की सदस्यता के 1 साल के भीतर ही लुप्तप्राय हो गई। ब्रिटेन की तुरंत आर्थिक समृद्धि न प्राप्त कर पाने की यह विफलता 1970 तथा 1980 के दशकों के प्रारंभिक वर्षों के आर्थिक प्रदर्शन में देखने को मिली।
मुद्रास्फीति की उच्च दर, बेकारी, निरंतर प्रतिकूल अदायगी संतुलन, विशेषतः यूरोपीय समुदाय के संदर्भ में स्थिर औद्योगिक उत्पादन, खाद्यान्नों की कीमत में अत्यधिक बढ़ोतरी, ब्रिटेन में यूरोपीय पूंजी निवेश करवा पाने की असमर्थता ब्रिटेन के लिए इस निराशाजनक चित्रण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा स्थापित साझी नीतियों के अनुरूप किए जाने वाले ढांचागत परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं ने ब्रिटेन तथा यूरोपीय समुदाय देशों के बीच रिश्तों को बद से बदतर कर दिया। परिणामस्वरूप ब्रिटेन तथा यूरोपीय सदस्यों के बीच साझी नीतियों को लेकर कई क्षेत्रों में विवाद पैदा हो गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कुल बजट का अधिकांश भाग इसकी कृषि नीति, जिसे साझी कृषि नीति का नाम दिया गया तथा जो समुदाय की सबसे अधिक विकसित नीति थी, पर खर्च होता था। इस मुद्दे ने ब्रिटेन तथा सदस्य राज्यों के बीच काफी कड़वाहट पैदा की, क्योंकि ब्रिटेन का कृषि क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण इसे इस कृषि समर्थन व्यवस्था से कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था। परिणामस्वरूप जैसे ही दिसंबर 1977 में ब्रिटेन की यूरोपीय समुदाय से संबंधित संक्रमण प्रबंध की अवधि समाप्त हुई, यूरोपीय समुदाय के बजट में ब्रिटेन के योगदान का अंश असहनीय सीमा तक पहुंच गया। मई 1979 में जब ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटेन तथा यूरोपीय समुदाय के सदस्यों के बीच ठन गई। पिछले 30 सालों में यूरोपीय संघ की सदस्यता के परिणामस्वरूप धीरे धीरे ब्रिटेन का यूरोप के साथ अत्यधिक आर्थिक एकीकरण हो गया है। ब्रिटेन के विदेश व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा अब यूरोप के साथ है। इसी प्रकार ब्रिटेन में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स (ओडीआई) का सबसे बड़ा अब भी यूरोप से ही आ रहा है। यूरोपीय समुदाय के अंतर्गत नीति निर्माण प्रक्रिया में भी ब्रिटेन की सक्रिय और कई मामलों में प्रभावशाली भूमिका रही है। ब्रिटिश चैनल सुरंग के खुलने के पश्चात ब्रिटेन की यूरोप के साथ भौगोलिक पृथकता भी समाप्त हो गई है। वास्तव में पिछले 30 सालों की अपेक्षा ब्रिटेन अब अत्यधिक यूरोपीय हो गया है। उपरोक्त संपूर्ण अवधि में ब्रिटेन यूरोपीय समुदाय का एक अजीबोगरीब सदस्य रहा है। जैसा उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय सदस्यों के बीच सबसे बड़ी समस्या सुसंगति की है, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय समुदाय के लोकाचार तथा परंपराओं के साथ मेलमिलाप के लिए संघर्ष करता रहा है। समस्त विश्व के लिए यूरोपीय समुदाय की नीति निर्माण प्रक्रिया में ब्रिटेन की तस्वीर एक अकेले व्यक्ति की रही है। जहां राजनीतिक बटा सरकारी स्तर पर कई तरह की विभिन्नताएं, मतभेद तथा विभाजन रहे, वहीं आम जनता ने भी यूरोपीय समुदाय को हिचकिचाहट के साथ अपनी स्वीकृति दी, यह मानते हुए कि इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। 5.2 यूरोपीय संघ में ब्रिटेन की स्थिति। यूरोपीय संगठन प्रक्रिया में ब्रिटेन का एक अनैच्छिक सहयोगी के रूप में अध्ययन करते हुए एक ऐसे प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र जो कभी एक विषय शक्ति था की तस्वीर दिखाई देती है, जिसकी नस्ल, इतिहास, संस्कृति सभी मूलतः यूरोप द्वारा साकार रूप में आई, परंतु जो यूरोप के साथ मिलने से कतराता रहा है। यह ऐसा राष्ट्र है जो अभी भी अपनी विशिष्ट ब्रिटिश अस्मिता पर गर्व करता है तथा अपनी विशिष्ट परंपराओं, जीवनयापन तथा अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेषतः अमेरिका के साथ, की दुहाई देता रहा है। यूरोपीय सदस्य देशों की कीमत पर अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का रोब दिखाने की प्रवृत्ति 2003 में इराक में गल्फ संकट के दौरान स्पष्ट देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र घोषणा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून संहिता को ताक पर रखकर ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। इन परिस्थितियों में यूरोपीय संघ की साझी विदेश तथा सुरक्षा नीति छिन्न-भिन्न हो गई, क्योंकि इस मुद्दे पर इसमें विभाजन हो गया। साझी विदेश तथा सुरक्षा नीति के प्रति कटिबद्धता के बावजूद विश्वस्तरीय संबंधों में ब्रिटेन अपनी स्वायत्त भूमिका कायम रखना चाहता है। इराक का मुद्दा इसका नवीनतम उदाहरण है। वह अमेरिका के साथ संबंधों की पवित्रता सारे संसार को दिखाना चाहता है। जहां तक यूरोपीय संघ के अंतर्गत इसकी स्थिति का संबंध है, राजनीतिक क्षेत्रों तथा टोनी ब्लेयर की सरकार का यह मानना रहा है कि ब्रिटेन के पास यूरोपीय संघ में सम्मिलित होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। परंतु ब्रिटेन के अंदर कुछ अन्य विरोधी स्वर भी हैं, जिनका तर्क है कि ब्रिटेन के पास अटलांटिक का विकल्प अभी खुला हुआ है। ब्रिटेन यदि चाहे तो यूरोपीय संघ के साथ केवल आर्थिक समझौते, विशेषतः व्यापारिक, रखते हुए इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है तथा यूरोपीय संघ से भी अधिक गतिशील संस्था उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया नफ्ता के साथ जुड़ सकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि नस्ल, इतिहास, परंपराओं, संस्थाओं तथा संस्कृति के दृष्टिकोण से ब्रिटेन यूरोपीय देशों की अपेक्षा कनाडा और अमेरिका के अधिक नजदीक है। इसी तरह आर्थिक दृष्टिकोण से भी अमेरिका तथा कनाडा के साथ इसके व्यापक व्यापारिक संबंध है। नाफ्टा का विकल्प यूरोपीय संघ से बेहतर है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों के विपरीत ब्रिटेन की स्थिति तथा भूमिका पिछले 30 सालों से चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्रिटेन बनाम यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण में अभी भी सतर्कता का पुट है। विडंबना यह है कि यूरोपीय संघ के केंद्रीय तथा पूर्वी यूरोप की तरफ प्रसार के परिणामस्वरूप एक स्वस्थ, एकीकृत, एकजुट यूरोपीय अधिराज्य की धारणा पृष्ठभूमि में जा रही है। हालांकि ब्रिटेन के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है, परंतु अब ब्रिटेन का सामना एक बहुपक्षीय यूरोप से है और ब्रिटेन को यह निर्णय लेना है कि क्या वह इसी एकीकृत तथा केंद्रीयकृत यूरोप तथा यूरोपीय संघ द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का भाग बनना चाहता है।
इसका दूसरा विकल्प एक पराधीन यूरोप है, जिसमें 21वीं शताब्दी में यूरोप द्वारा अपनाए तथा अनुसरण किए जाने वाले रास्ते की दिशा में ब्रिटेन की भूमिका हाथिए मार्जिन पर रहेगी। इस संदर्भ में इराक का युद्ध एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट हो सकता है, जो यह निर्णय करेगा कि ब्रिटेन कौन सा